जय हिंद दोस्तों, मैं पवन अग्रवाल, सीईओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन न्यू दिल्ली। आशा है आप स्वस्थ एवं सतर्क होंगे। यह वीडियो दोस्तों आज एक ऐसे विषय पर है जिससे सारी दुनिया ग्रसित है और भारत भी इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है लगभग 40 वर्षों से। यह दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आतंकवाद की। यह जो आतंकवाद है इससे पूरी दुनिया त्रस्त हो चुकी है। हज़ारों लाखों लोग इस आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं और लगभग भारत भी इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा है। आज ये वीडियो इस विषय पर इसलिए बनाना ज़रूरी है कि आतंकवाद का नाम या इस शब्द के बारे में हम काफ़ी कुछ सुनते रहते हैं, पर क्या हमने कभी विस्तार रूप से इसको समझने का प्रयास किया है कि यह जो आतंकवाद है ये आखिर में है क्या। दोस्तों आज ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि जनमानस को यह जानकारी मिल सके कि भारत में आतंकवाद शुरू हुआ कैसे, कब इसकी शुरुआत हुई और किसने इसकी शुरुआत की और इसके पीछे शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो आज यह वीडियो इसीलिए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि भारत में आतंकवाद की स्थापना करने की जो परिकल्पना की गई थी वो भारत के विभाजन के साथ ही कर दी गई थी। जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अलग किया गया या हुआ, तब ही इसकी परिकल्पना कर ली गई थी और उसको नाम दिया गया था दोस्तों गज़वाए हिंद। अब आप सोचेंगे कि आतंकवाद, विभाजन और गज़वाए हिंद इसका क्या संबंध है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस समय भारत का विभाजन हुआ वह धर्म के आधार पर हुआ और इस विभाजन के साथ ही एक ऐसी मंशा उस समय के पाकिस्तान के नीति निर्धारकों में आ चुकी थी कि किसी भी तरीके से भारत को अशांत रखना है और गज़वाए हिंद की एक परिकल्पना की गई और बस यहीं से आतंकवाद की शुरुआत हुई। दोस्तों आज हम जो आतंकवाद देख रहे हैं इसके मूल में भारत का विभाजन ही है और उस समय के पाकिस्तान के नीति निर्धारक और शासक इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आज भी हम देखते हैं कि भारत में आतंकवादी घटनाएं जो संपन्न करते हैं, करवाते हैं, उनका सीधा संबंध पाकिस्तान से है और किसी देश से नहीं है और किसी जगह से नहीं है, केवल और केवल पाकिस्तान से है। तो दोस्तों यहाँ सिलसिलेवार आपको बताऊंगा कि आखिर आतंकवाद की शुरुआत विभाजन के साथ कैसे हुई। एक परिकल्पना की गई कि पूरे भारत को भी इस्लामिक देश बनाया जाए। उस दृष्टिकोण से इन्होंने सोचा कि गज़वाए हिंद के नाम पर हम भारत में रह रहे इस्लामिक दृष्टिकोण को मानने वाले, इस्लामिक धर्म को मानने वाले कुछ ऐसे असंतुष्ट लोगों को एकत्र करें और गज़वाए हिंद की परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य शुरू करें। लेकिन यह इतना संभव नहीं था, इसलिए सबसे पहले यह सोचा गया इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए सबसे पहले फंड्स की आवश्यकता होगी। ये फंड्स आएगा कहाँ से? तो दोस्तों बहुत ही चतुराई से कुछ चुने हुए लोगों ने भारत में रहते हुए ऐसे अपराधियों को चुना जो छोटे मोटे अपराध करते थे और इस्लामिक धर्म को मानते थे। उन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया धर्म के नाम पर और उन्हें अपने साथ मिलाया गया और सबसे पहले मादक द्रव्य
इनकी तस्करी के माध्यम से, इनके व्यापार के माध्यम से ज़्यादा फंड्स इकट्ठे किए गए। दोस्तों, यह इनके लिए सबसे आसान रास्ता था, क्योंकि पाकिस्तान से, नेपाल से, अफ़गानिस्तान से बहुत सारा अफीम, चरस, इस प्रकार की मादक द्रव्य भारत में चोरी छुपे लाए जाते थे और भारत में रहने वाले इन्हीं अपराधियों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और पूरे देश में एक नेटवर्क स्थापित किया और उस नेटवर्क के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने फंड्स जनरेट किए और ये सभी फंड्स देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ शिक्षा संस्थानों के माध्यम से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब मैं शिक्षा संस्थानों की बात कर रहा हूँ तो मैं सीधा बात कर रहा हूँ कि भारत में फैले गए मदरसे। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो मदरसे थे या हैं, उनके माध्यम से बहुत बड़ा फंड जनरेट किया गया। इस फंड के माध्यम से ज़्यादा अपराधियों को अपने साथ जोड़ा गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया आइडियोलॉजिकली, धर्म के नाम पर। उन्हें यह बताया गया, समझाया गया कि यह देश उनका नहीं है। बस ऐसे कुछ तत्व जो वाकई में कुछ ऐसी मंशा रखते थे, वो लोग इनके साथ मिल गए और एक बड़ा नेटवर्क इन्होंने पूरे देश में स्थापित कर लिया। तो दोस्तों, ये जो पैसा इकट्ठा किया गया, इसके अलावा भी इन लोगों को पैसा मिला। आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका की एक एजेंसी है CIA, उन्होंने भी बहुत बड़ी मात्रा में पैसा और हथियार इनको मुहैया कराए और इनका बेस कैंप बना पाकिस्तान। और आइडियोलॉजी इनको मिली जिहाद की, वो सऊदी अरब से मिली। तो आइडियोलॉजी हो गई, हथियार और पैसा हो गया और एक स्थान, बेस कैंप मिल गया इनको पाकिस्तान। अब दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इस सारे काम के अंदर इनको लगभग 30 से 40 वर्ष लगे और आते आते 1980 और 90 के अंदर आप सोचिए कि कितना बड़ा प्लान इन लोगों ने बनाया कि अफ़गानिस्तान में जो रशियन फोर्सेस थी, अमेरिका चाहता था कि वो रशियन फोर्सेस वहाँ से वापस जाएं। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को पैसा और हथियार दिए कि ताकि उनकी मदद से, और उनको बेस मिला अमेरिकन फोर्सेस को, CIA को पाकिस्तान के अंदर, ताकि वो रशिया की फोर्सेस के जाते ही अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर सकें। यहाँ पाकिस्तान ने ये सारा हथियार और पैसा भारत में जो अलगाववादी जो लोग थे, उनको ये पैसा और हथियार मुहैया करा दिए। आपको शायद ध्यान हो कि 90 के आसपास ही कश्मीर में सबसे ज़्यादा आतंकवाद फैला था। उसका सबसे बड़ा कारण वही हथियार और वही पैसा थे जो इन्होंने कश्मीर में पंप इन किए थे। और कश्मीर में जिहाद की आइडियोलॉजी रखने वाले कई गुट और कई ऐसी संस्थाएं बन गई थी जिन लोगों ने भारत में आतंकवाद को फैलाने का पूरा प्रयास किया। और अगर आपको ध्यान हो कि 90 के दशक में ही कश्मीर से सभी हिंदू पलायन कर गए और सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में तब ही अंजाम दी गई। यहाँ आपको ये और बता दें दोस्तों कि इन लोगों ने छोटे छोटे अपराधियों के अलावा कुछ बड़े स्थापित जो गैंगस्टर्स थे, जिसमें दाऊद इब्राहिम बहुत प्रमुख था, उसको भी अपने साथ मिलाया। अगर आपको ध्यान हो कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए और काफ़ी सारे आतंकवादी हमले हुए, उसमें इन सभी का हाथ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गज़वाए हिंद का की जो परिकल्पना इन लोगों ने की थी, उसमें किस किस तरीके से इन लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया, प्लान किया, केवल एक उद्देश्य से कि भारत को डिस्टर्ब करना है, भारत की जो जनसंख्या है उसको जल्द से जल्द इस्लामिक बनाना है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा दोस्तों, यह वीडियो
केवल उन लोगों पर केंद्रित है जो भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका समर्पण केवल पाकिस्तान की ओर है, जो इस देश को, इस देश के संविधान को अपना नहीं मानते हैं और संविधान को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो एक नागरिक को देनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी देश की, समाज की रीढ़ जो है वहाँ की शिक्षा संस्थाएं होती हैं। जैसी शिक्षा हमें प्राप्त होती है हम उसी प्रकार से स्वयं को बना पाते हैं। इसका बहुत बखूबी फ़ायदा इन लोगों ने उठाया और पूरे भारत में फैले हुए मदरसों को वक्फ ज़मीनों के नाम से ज़्यादा मदरसे स्थापित किए। ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक आइडियोलॉजी मानने वाले लोगों के लिए ऐसे स्थान इन्होंने क्रिएट किए जहां ये लोग छोटे छोटे बच्चों को भी ब्रेन वॉश करते थे। और यही बच्चे जब थोड़ा बड़ा होते थे तो इन लोगों को भारत से पाकिस्तान भेजा जाता था। उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी साल 2 साल की, और उनको 72 हूरों का और उनके परिवार को भरण पोषण का लालच देके, प्रलोभन देकर उनसे भारत में वापस बुला करके आतंकवादी घटनाएं अंजाम दी। भारत में चाहे वो पार्लियामेंट पर हुआ अटैक हो, चाहे वो मुंबई में ताज होटल पर अटैक हो या और कोई भी अटैक हो, सभी के तार पाकिस्तान से हमेशा जुड़े पाए गए। और ये जो मदरसे थे, इन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया कि ग़ज़वाए हिंद की आइडियोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट और प्रमोट किया इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में। यही बच्चे जब 17-18 साल के हुए तो वो लोग भारत विरोधी हो गए। भारत के संविधान में उनका कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं था। भारत की सरकार में कोई भरोसा नहीं था। उनको केवल हथियार दिए गए और उन्हें प्रलोभन दिया गया कि यदि आप धर्म के नाम पर शहीद होते हो और जिहाद करते हो तो आपके परिवार को तो हम संभालेंगे ही और आपको भी जन्नत मिलेगी, तो वहाँ 72 हूरें मिलेंगी। ये जो छोटे छोटे बच्चे थे या छोटे नवयुवक थे, इन लोगों का जो मानसिक स्तर था वो ऐसा नहीं था कि वो उनके इस प्रलोभन को समझ पाए। अंततः वो लोग इनके इस प्रलोभन में फंस गए और एक बड़ी तादाद में लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। और इस प्रकार से आतंकवाद जो सबसे पहले कश्मीर में शुरू हुआ वो लगभग भारत के हर क्षेत्र में फैलता चला। फिर वो चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, नागपुर हो, कोई भी स्थान हो, सभी स्थानों पर इन्होंने आतंकवादी घटनाएं अंजाम दी। यहाँ दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ ही धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा काम इन लोगों ने शुरू किया। इन्होंने आदिवासियों को, गरीबों को, बीमार लोगों को पैसा दे करके, डरा के, धमका के उनका धर्म परिवर्तन किया गया। और ये धर्म परिवर्तन किस लिए किया गया? केवल एक वजह से कि ग़ज़वाए हिंद की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सके, ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हो सके और बाकी जो धर्म है उनकी जनसंख्या कम हो जाए। तो इन्होंने धर्मांतरण का भी सहारा लिया। एक मौलवी साहब पकड़े गए हैं बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में। लगभग दोस्तों 100 से 150 करोड़ रुपए की संपत्ति उस व्यक्ति के पास मिली है और उसका केवल एकमात्र काम था धर्मांतरण। हज़ारों लड़कियों की, हज़ारों लोगों का धर्मांतरण उन्होंने हिंदू से या दूसरे धर्म से इस्लाम में किया। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। अभी उसकी जांच चल रही है, जांच में और काफ़ी खुलासे होंगे कि इसका और कहाँ तार इसके जुड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति 40 बार दुबई जा सकता है, किस काम से जा सकता है? इसको पैसा मिलता था वहाँ से और उस पैसे का उपयोग धर्मांतरण के नाम पर किया जाता है। अल्टीमेटली वही ग़ज़वाए हिंद की परिकल्पना को साकार रूप देने की। इसी सिलसिले में एक और इन लोगों ने काम किया जो लगभग पिछले 40 साल से चल रहा था, वो था इलीगल माइग्रेशन। बांग्लादेश के बॉर्डर से, पाकिस्तान के बॉर्डर से, म्यांमार से हज़ारों लाखों की तादाद में लोग भारत की सीमा में घुस आए
और यहाँ आने के बाद कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से इन्होंने अपने सबसे पहले राशन कार्ड बनवाए, अपने वोटर कार्ड बनवाए और पिछले कुछ सालों में अपने आधार कार्ड भी बनवा लिए। एक एक व्यक्ति ने दोस्तों यहाँ 3-3, 4-4 शादियाँ की और एक परिवार में 10 से 15 बच्चे तक पाए गए। ये सब अवैध रूप से आए बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्याज हैं और ये पूरे देश में फैले हुए हैं और इसके कारण से हमारे देश के कई राज्यों की डेमोग्राफी आज चेंज हो गई। इसका सीधा उद्देश्य क्या था? वही गज़वाए हिंद की स्थापना। जब अधिक से अधिक संख्या होगी तो इनके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो सब मिलाकर देखा जाए तो आतंकवाद की जड़ में ये गज़वाए हिंद है। दोस्तों, इतनी सारी तैयारियां इस देश में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने वाले लोगों ने की और पूर्व की जो सरकारें थी उनका पूरा आशीर्वाद इन लोगों को मिला हुआ था। कुछ भ्रष्ट अधिकारी इनके साथ मिले हुए थे जिसके कारण से ये लोग इल्लीगल रूप से भारत में आए लोगों को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड देते थे और वो धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ाते चले गए। अगर आप देखेंगे तो किसी किसी स्थान पर ऐसा है कि जहाँ इनकी संख्या 5% हुआ करती थी, आज वहाँ 25% हो गई पिछले 20 वर्षों में, 30 वर्षों में। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। विदेशों से पैसा आ रहा था एनजीओ के माध्यम से और वो सारा पैसा जो आ रहा था वो सब आतंकवादी गतिविधियों में ही लगाया जा रहा था, या कहा जाए कि गज़वाए हिंद की परिकल्पना को साकार करने के दृष्टिकोण से कराया जा रहा था। अब पिछले 10-11 वर्षों में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, क्योंकि जो वर्तमान की सरकार है उसका ध्येय आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है। अब उसको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ा। सबसे पहले तो जो विदेशों से एनजीओज़ को फंड मिल रहा था, उन एनजीओज़ पर रोक लगाई गई कि विदेशों से फंड इतना आसान तरीके से अब नहीं आ सकता। पीएफआई जैसे संगठनों को बैन किया गया। कश्मीर में जो आर्टिकल 370 था जिसके कारण से वहाँ केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती थी, वो 370 को हटाया गया, 35A धारा को हटाया गया और सीधा भारत सरकार का कंट्रोल जम्मू कश्मीर पर हो गया। उसके कारण से बहुत फ़र्क पड़ा। वहाँ जो आतंकवादी गतिविधियाँ थीं उस पर काफ़ी लगाम लगी। इसके अलावा दोस्तों एक और पक्ष था कि यहाँ पर पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में जाली नोट आते थे और वो जाली नोट सारे देश में खपाए जाते थे और उस जाली नोटों के माध्यम से ही आतंकवाद को भी प्रश्रय मिलता था। तो भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेकर डिमोनेटाइजेशन किया और बड़े नोट बंद किए गए, पुरानी करेंसी ख़त्म कर दी गई, जिसके कारण से पाकिस्तान में लाखों करोड़ों रुपए की जो नकली करेंसी थी वो वेस्ट हो गई। भारत में भी जो नकली करेंसी आ चुकी थी वो सब वेस्ट हो गई। तो ये कुछ इस प्रकार के निर्णय भारत सरकार ने लिए और इसके बाद वक्फ बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला संसद में पास हुआ कि वक्फ बोर्ड अब उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे पहले कर रहा था। अब धर्मांतरण के ऊपर भी बहुत जल्दी कानून आएगा कि धर्मांतरण कराने वाला व्यक्ति या संस्था, उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया है वो स्वेच्छा से किया है, उसको कोई प्रलोभन नहीं दिया गया या उसको डराया धमकाया नहीं गया। तो ये कुछ निर्णय भारत सरकार ने ऐसे लिए हैं जिससे आतंकवाद पर काफ़ी कंट्रोल आया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और हमारी फ़ौज को भी काफ़ी कुछ खुली छूट दी गई है जिससे कि काफ़ी कंट्रोल आया है। और जिस प्रकार की हत्याएं आतंकवाद में पहले 2005 में 4000 से अधिक हत्याएं हुई थी, 2015 में 700 से 750 मौत हुई थी और 2023 में ये घट करके लगभग 500 से 550 रह गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान सरकार किस प्रकार से आतंकवाद पर कंट्रोल कर रही है। यहाँ यह भी आवश्यक है कि सबसे पहले अभी जो एक बहुत बड़ा कदम लेना है, वो जो इलीगल माइग्रेंट्स भारत में आ चुके हैं
उनको धर पकड़ना बहुत ज़रूरी है। भले ही वो 30 साल पहले आए थे या 40 साल पहले आए थे, उन सभी को चिन्हित करना हर प्रदेश में बहुत आवश्यक है और इन सभी को यहाँ से डिपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। और मेरा एक सुझाव है कि जितने भी इस प्रकार से इलीगल माइग्रेंट्स पकड़े जाते हैं और सिद्ध हो जाता है कि वो भारतीय नागरिक नहीं हैं, वो किसी और देश से आकर के यहाँ चोरी छुपे रह रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके इन पर ट्रायल तो होगा, लेकिन जितने पुरुष इलीगल माइग्रेंट्स हैं इन सब की नसबंदी करके इन लोगों को वापस इनके देश में भेजना चाहिए। और बॉर्डर पर जो भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इलीगली दाखिल हो रहा है भारत में, उसको वही गिरफ्तार करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सेना के लोग उनका जो चिकित्सालय है वहाँ ले जा करके इनकी नसबंदी करके इनको वापस इनके देश में भेजना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे इस आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा, इसको जड़ से मिटाना पड़ेगा। जब तक हम इसको मिटाएंगे नहीं तब तक संभव नहीं है। और हमारे देश का बॉर्डर इतना बड़ा है कि हर 5 फीट या 10 फीट के ऊपर अपने सेना या बीएसएफ के लोगों को खड़ा करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि जितने बॉर्डर्स हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फेंसिंग अगर लगा दी जाए किसी प्रकार से प्लान तरीके से, तो शायद इस पर काफ़ी कंट्रोल होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको इसलिए था बनाया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो इसीलिए बनाया गया ताकि आतंकवाद के मूलभूत ढांचे को समझने का प्रयास कर सकें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स ज़रूर रखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसारित करें ताकि लोगों को इस विषय पर अधिक से अधिक जानकारी मिले। तो आप जुड़े रहिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट चैनल से। बहुत स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।